ओके जी, सो हमें यहाँ से शुरू करना है दिस सेकंड स्लाइड सेट, बैग ए और बैग बी। या हमने ये लास्ट टाइम स्टडी कर लिया था? कैन यू पीपल हियर मी? ओके, सो हमें आज यहाँ से शुरू करना है। एज फार एज आई रिमेम्बर, तो हमने मिड से पहले ये एक स्लाइड सेट इसमें से पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन टू इन्फरेंस मेथड्स। सो ये एक एग्जांपल का जो स्लाइड सेट था ये हमने देख लिया था, इफ़ आई रिमेम्बर, and I don't remember if we went beyond that. तो ऐसा ही है जी, हमें यहीं से शुरू करना है। सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओके ओके, सो कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Okay, just hang on for a moment. ओके, सो लाइक हमें ये सेकंड स्लाइड सेट है जो हमें लाइक सेकंड कोर्स से पिक किया हुआ है। सो आई गेस वी नीड टू स्टार्ट हियर। ऐसा ही है? वी सी दिस एग्जांपल लास्ट टाइम और नॉट? ओके ओके, तो बेसिकली अब चूंकि हम इन्फेरेंसेस के बारे में बात करेंगे, सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जांपल जहाँ से हम इन्फेरेंसेस की डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस के बारे में बात की थी और उसके अंदर से हम किस पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सो वी टॉक्ड अबाउट अ फ्यू एग्जांपल्स इन दैट रिगार्ड। अभी हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख रहे हैं। हमारे पास फ़र्ज़ करें कि दो बैग्स हैं, एक को हम बैग ए कहते हैं और एक को बैग बी कहते हैं, और दोनों जो बैग्स हैं उनके अंदर कुछ कॉइन्स हैं या कुछ टोकन्स हैं या कुछ वाउचर्स हैं, राइट। और हर टोकन या वाउचर की एक वैल्यू है, राइट। सो और हमारे पास यहाँ जो टेबल गिवन है इसके अंदर उनकी फ्रीक्वेंसीज बताई गई हैं। मिसाल के तौर पे बैग ए के अंदर हमारे पास एक वाउचर ऐसा है जिसकी वैल्यू -1000 है, 7 वाउचर्स ऐसे हैं या टोकन्स ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 10 है, 6 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 20 है, 2 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 30 है, और 2 ऐसे हैं जिनकी वैल्यू 40 है, और एक ऐसा है जिसकी वैल्यू 50 है, और एक ऐसा है जिसकी वैल्यू 60 है। सो इन टोटल हमारे पास 20 वाउचर्स हैं या 20 सिक्के हैं और सबकी वैल्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट हैं। अगर हम इन सब की वैल्यूज़ को सम अप करें तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है -560, राइट, बिकॉज वी हैव लाइक वन बिग वाउचर ऑफ -1000। सो बाकी सबको अगर हम ये लाइक ये 70 हो जाएंगे, ये 120 हो जाएंगे, और ये 60 हो जाएंगे, ये 80 हो जाएंगे, ये 50 और ये 60, इन सबको ऐड अप करें तो हमारे पास -560 वैल्यू बनती है। इसी तरीके से हमारे पास बैग बी है, उसके अंदर भी हमें फ्रीक्वेंसीज मालूम है। हमारे पास वैल्यू 10 का एक वाउचर या एक सिक्का है, वैल्यू 20 का एक है, 30 के दो हैं, 40 के दो हैं, 50 के छः हैं, 60 के सात हैं, और 1000 के का एक है। और इसकी जो वैल्यू है वो है इट्स नॉट माइनस, इट्स 1890। तो बेसिकली हमारे पास ये दो बैग्स हैं। ये दोनों बैग्स जो हैं लाइक इनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाउचर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ हैं, राइट। फ़र्ज़ करें कि हम कोई एक वाउचर जो है वो हमारे सामने आता है और हमें ये गेस करना है कि ये बैग ए से है या बैग बी से है, राइट। तो हाउ वुड वी गो अबाउट दैट? दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी एड्रेस हियर। सो बेसिकली टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना हम इसको एक बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्ट के तौर पे मॉडल कर लेते हैं, ठीक है। सो वी से दैट ओके,
हमारा नल हाइपोथेसिस है दैट द शोन बैग इज बैग ए, और फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जाहिर है उसके अगेंस्ट एंटी दूसरा हाइपोथेसिस हो जाएगा दैट इज द शोन बैग इज नॉट बैग ए or the shown bag is bag B. So basically what we do is select one voucher at random from shown bag and decide between two competing theories. So आपको ये मालूम नहीं है कि बैग के लेबल्स आपको मालूम नहीं है, आप बेसिकली एक वाउचर उठाते हैं और उस वाउचर को देखकर आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जिस बैग से आपने उठाया है वो बैग ए है या बैग बी है। आपको बैग्स के लेबल्स का खुद से अंदाज़ा इस वक्त नहीं है, आपको एक्सप्लिसिटली नहीं बताया गया। तो हम कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस इस केस में ये है कि शोन बैग इज़ बैग ए, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये है कि शोन बैग इज़ बैग बी, और बेस्ड ऑन व्हाट वी आर एबल टू सी व्हेन वी ड्रॉ सम कॉइन और वाउचर आउट ऑफ द बैग, हम उसकी वैल्यू को देखकर ही असेस करने की कोशिश करते हैं कि हम किस हाइपोथेसिस के साथ जाएंगे, क्या हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। तो बेसिकली इस थ्योरी को हम बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स बना लेते हैं। इस फ्रीक्वेंसी प्लॉट में अगर आप देखें तो हमने दोनों बैग ए और बैग बी के अंदर जो वाउचर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अलग अलग प्लॉट किया हुआ है, राइट। सो फॉर एग्जांपल यू सी कि अगर हम बैग ए के अंदर देखें तो हमें मालूम है कि -1000 वैल्यू का एक वाउचर है, जबकि बैग बी के अंदर -1000 वैल्यू का कोई वाउचर नहीं है, राइट। ओके, ऑन दी अदर हैंड अगर हम आगे आए तो हमें ये मालूम पड़ता है कि बैग ए के अंदर 1000 वैल्यू का कोई वाउचर नहीं है, जबकि बैग बी के अंदर 1000 वैल्यू का एक वाउचर है, राइट। उसके बाद अगर हम मज़ीद एक्सप्लोर करें तो हमें ये मालूम है कि बैग ए के अंदर 60 वैल्यू का एक वाउचर है, राइट, जबकि बैग बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 वाउचर्स ऐसे हैं जो वैल्यू 60 के हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ पे जाएं तो हमें फिर ये पता चलता है कि बैग ए के अंदर 10 वैल्यू के काफ़ी सारे वाउचर हैं, सो देयर आर लाइक इन टोटल 7 वाउचर्स ऑफ वैल्यू 10, whereas there is only one voucher of value 10 in bag B. सो बेसिकली अभी तक जो हम देख रहे हैं इसकी बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हमें एक डिसीजन रूल बनता हुआ नजर आ रहा है, और वो डिसीजन रूल बेसिकली क्या है, यानी अपेरेंटली जो हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से नज़र आ रहा है वो रूल हमें ये नज़र आ रहा है कि जो बैग ए है उसमें बड़ी वैल्यू के सिक्के ज़्यादा हैं, और जो जो बैग बी है उसमें बड़ी वैल्यू के सिक्के ज़्यादा हैं, और जो बैग ए है उसमें छोटी वैल्यू के सिक्के ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें तो सबसे छोटी वैल्यू -1000 है, इसका सिक्का सिर्फ बैग ए में है, बी में नहीं है। इसमें वैल्यू 10 के काफ़ी सारे सिक्के हैं, बैग बी में बहुत एक ही सिक्का है। इसी तरह अगर हम आगे चल के देखें तो जो 20 है उसके यहाँ पे 6 सिक्के हैं, यहाँ पे सिर्फ एक है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप हायर वैल्यूज़ को देखें तो हायर वैल्यूज़ में आपको नज़र आता है कि 60 के यहाँ पे 7 और यहाँ पे एक है, यहाँ पे 50 के 6 और यहाँ पे एक है। सो इन जनरल हमें एक डिसीजन रूल बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो डिसीजन रूल हमें ये बता रहा है, और वो डिसीजन रूल हमें बेसिकली ये बता रहा है कि इट इज़ मोर लाइकली कि हमारे पास अगर छोटा सिक्का है या छोटी वैल्यू का वाउचर है तो वो बैग ए से है, और अगर बड़ी वैल्यू का वाउचर है तो वो बैग बी से है, राइट। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि अच्छा अगर हमारे सामने जो वाउचर जो है जो अपेयर हुआ है उसकी फेस वैल्यू को देखकर हम ये गेस करने की कोशिश कर सकते हैं कि किस बैग से आया होगा। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल वाउचर आया है जिसकी वैल्यू 1000 है तो वी विल बी मोर इंक्लाइन टू से दैट इट इज़ कमिंग फ्रॉम बैग बी। इसी तरीके से अगर हमारे सामने एक वाउचर वैल्यू 60 के साथ आया है तो अगेन वी विल बी मोर इंक्लाइन टू से दैट इट इज़ फ्रॉम बैग बी, बिकॉज बैग बी में बैग ए के मुकाबले में वैल्यू 60 के बहुत ज़्यादा वाउचर हैं। इसी तरीके से अगर हम वाउचर हमारे सामने जो आया है उसकी वैल्यू 50 है तो हम दोबारा इस बात पे इंक्लाइन होंगे कि ये शायद बैग बी से है, क्योंकि बैग बी के अंदर वैल्यू 50 के वाउचर्स की तादाद बैग ए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे वैल्यू 10 या वैल्यू 20 का वाउचर आया है तो हम ज़्यादा इंक्लाइंड होंगे बैग ए के बारे में, क्योंकि बैग ए में वैल्यू 10 और वैल्यू 20 के वाउचर्स की तादाद बैग बी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, राइट।
अच्छा, उसके बाद अगर आप यहाँ पे आए, यहाँ लाइक फॉर -1000, 10 and 20 एंड सिमिलरली फॉर 1000, 60 and 50, इट वाज रादर मोर क्लियर कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम वैल्यू 30 और 40 को देखते हैं तो इस केस में हमें दोनों की तादाद, दोनों के अंदर इन वाउचर्स की तादाद तकरीबन बराबर बराबर नजर आती है। इनफैक्ट दे आर एग्जैक्टली इक्वल। सो वाउचर जिसकी वैल्यू 30 है और 40 है, इनकी तादाद 2 and 2 है बैग ए में, और 2 and 2 ही है बैग बी के अंदर। सो इसका मतलब ये है कि ये बात कदरे एक इनडिसाइसिव साइड पे चली जाती है कि हम, अगर हमारे सामने एक वाउचर ऐसा आ जाता है जिसकी वैल्यू 30 है या 40 है, तो हम उसके बारे में ये बात एग्जैक्टली नहीं कह पाएंगे कि ये बैग ए से है या बैग बी से है, राइट। बट हमें यहाँ पे एक डिसीजन रूल बहरहाल फॉर्म करना है, राइट। सो हम फॉर एग्जांपल हम इस केस में ये कहते हैं कि हमारा डिसीजन रूल ये है जो हम ऑप्ट कर रहे हैं, दिस इज आवर ओन डिज़ाइन, दिस इज आवर ओन ऑप्शन। और फर्ज करें कि हमारा डिसीजन रूल ये है कि वी रिजेक्ट द नल इफ वाउचर इज 50 और हायर। तो हम ये कहते हैं कि हमने अगर एक वाउचर उठाया और उसकी वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ व्हाट डज इट मीन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस? दैट मीन्स हमारा नल हाइपोथेसिस बेसिकली क्या है, दैट द शोन बैग इज बैग ए। तो हम इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं कि द शोन बैग इज बैग ए। इसका मतलब क्या है कि हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ जा रहे हैं और हम इस बात को कबूल कर रहे हैं कि द शोन बैग इज नॉट बैग ए, एंड दैट मीन्स दैट द शोन बैग इज बैग बी, राइट? So is it all right so far? Class, is it all right so far? Do you have any questions? जी जी बोलिए, क्या समझ नहीं आ रही? Raise your questions. Anything that you fail to understand, please raise your questions. जी जी। Null hypothesis क्या होता है? Okay, so basically, I don't know whether you joined the class late or. So basically हम ये बात बैकग्राउंड में यहाँ पे डिस्कस करके आए हैं. It's a theory, right? So the theory is basically formed right at the beginning कि हमारे पास दो बैग्स हैं, बैग ए और बैग बी। हम उनमें से एक वाउचर उठाते हैं। उस वाउचर को जब हम उठाते हैं तो हमें ये मालूम नहीं है कि ये बैग जो है जिससे हमने वाउचर उठाया इसका लेबल क्या है, वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। तो हमें ये गेस करना है कि ये जो वाउचर हमने उठाया है, ये बैग ए से उठाया है या बैग बी से उठाया है, राइट। सो बेसिकली अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब हमारे पास दो थेरीज हो सकती हैं, हमारे पास दो हाइपोथेसिस हो सकते हैं। एक हाइपोथेसिस को हम नल कह देते हैं, दैट इज द डिफॉल्ट हाइपोथेसिस, ठीक है, कि द फर्स्ट वन, यू कैन ऑलवेज से द फर्स्ट वन दैट कम्स टू माइंड। सो द फर्स्ट वन अल्फाबेटिकली इज बैग ए, सो वी से दैट द वाउचर दैट वी हैव पिक्ड इज फ्रॉम बैग ए। अब ये एक पॉसिबिलिटी है। जाहिर है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि नहीं, वो बैग ए से नहीं है बल्कि वो बैग बी से है, ठीक है। सो हमारे पास दो हाइपोथेसिस हैं, एक को हम नल हाइपोथेसिस के तौर पे यहाँ पे ले लेंगे, राइट, दैट इज द डिफॉल्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। इस केस में हम कहते हैं हमारा डिफ़ॉल्ट हमारा डिफ़ॉल्ट मफरूज़ा ये है कि जो वाउचर हमने उठाया है ये बैग ए से है, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि ये बैग ए से है या नहीं है। तो बुनियादी तौर पे हम या तो इस हाइपोथेसिस को या मफरूज़े को कबूल कर लेंगे या इसको रिजेक्ट कर देंगे। इसको कबूल करने का मतलब ये है कि हमने जो मुतबादल मफरूज़ा था उसको नहीं कबूल किया, हमने ये मान लिया कि ये बैग ए से है तो इसका मतलब ये है कि ये बैग बी से नहीं है। और दूसरी मुमकिन चीज़ क्या हो सकती है कि हम इस मफरूज़े को रिजेक्ट कर दें, नल हाइपोथेसिस को। इसका मतलब क्या होगा कि नहीं, ये बैग ए से नहीं है, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब ये होगा कि ये बैग बी से है। सो ये बुनियादी सवाल था जिसको लेके हमने आगे
अब उसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि हम बुनियादी तौर पे फ्रीक्वेंसीज को देखते हैं कि बैग ए के अंदर जो वाउचर्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं और बैग बी के अंदर जो वाउचर्स हैं उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो हमें ये मालूम होता है कि जो छोटी वैल्यूज़ के वाउचर्स हैं उनकी ज़्यादा तादाद बैग ए में है और जो बड़ी वैल्यू के वाउचर्स हैं उनकी ज़्यादा तादाद बैग बी के अंदर है। हमें ये समझ आने लगता है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखकर कि अगर हमारे पास बड़ी वैल्यू का वाउचर है तो ज़्यादा इम्कान है कि ये बैग बी से है, और अगर छोटी वैल्यू का वाउचर है तो ज़्यादा इम्कान है कि ये बैग ए से है। तो हम एक डिसीजन रूल फॉर्म कर लेते हैं और ये डिसीजन रूल हम खुद फॉर्म करते हैं अपनी दानिश के मुताबिक, जैसे हमें समझ आता है उसके मुताबिक। और वो डिसीजन रूल हमने मिसाल के तौर पे इस केस में ये फॉर्म किया कि अगर हमने जो एक वाउचर उठाया है उसकी वैल्यू 50 या इससे ज़्यादा है तो हम जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे, यानी हम ये कहेंगे कि नहीं, ये बैग ए से नहीं है। और इसको दूसरे तरीके से हम यूँ कह सकते हैं कि ये जो वाउचर जो हमने उठाया है ये बैग बी से है। तो इसका मतलब ये है कि हम पहले मफरूज़े के साथ नहीं बल्कि दूसरे मफरूज़े के साथ जा रहे हैं। ठीक है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमें 50 से छोटी वैल्यू का वाउचर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमें वैल्यू 50 से अबव का यानी वाउचर मिला है तो उस केस में हम बी की तरफ जा रहे हैं, और अगर 50 से छोटी वैल्यू का वाउचर मिला है तो उस केस में हम ये कह रहे हैं कि हमें यूँ लगता है कि ये बैग ए है, बैग बी नहीं है, क्योंकि छोटी वैल्यू के ज़्यादा वाउचर्स बैग ए में एग्जिस्ट करते हैं, बैग बी में नहीं। So is it all right so far? If you have if you have any questions, let me know now. जी। अब देखिए, यानी कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। जैसे हमें नज़र आ रहा है कि जो वैल्यू 10 के वाउचर्स हैं उस केस में हमें ज़्यादा आसान लगता है कि ओके, अगर वैल्यू 10 का वाउचर आया है तो हम बैग ए की तरफ चले जाएं। सिमिलरली अगर वैल्यू 60 का वाउचर आया है तो हम बैग बी की तरफ चले जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि 100% ही वो बैग बी से होगा, बैग ए में भी 60 वैल्यू का एक वाउचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन इम्कान कम है। अब यहाँ मैंने पहले जैसे कहा कि जो 30 और 40 है, इस केस में हमारे पास क्लैरिटी नहीं है अगर हम बैग्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस को देखें। यहाँ बेसिकली इट्स अ क्लोज कॉल, जिसमें आप किसी भी तरफ जाएं तो आपके पास इम्कान जो है फेलुअर का वो बराबर होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम अपना डिसीजन रूल ये बना लें कि अगर जो वाउचर है उसकी वैल्यू हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, जहाँ हमने लाइन ड्रॉ की है उसकी बजाय अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लें और हम ये कहें कि हम नल हाइपोथेसिस को तब रिजेक्ट करेंगे जब वैल्यू 30 या उससे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये होगा कि हम 30 और 40 वाले वाउचर्स को बैग ए के अंदर अज्यूम कर रहे हैं। अब हमारे पास फजी पॉसिबिलिटी नहीं है, या हम लेफ्ट पे जाएंगे या हम राइट पे जाएंगे, या हम नल के साथ जाएंगे या हम अल्टरनेटिव के साथ जाएंगे। तो अब यहाँ पे इट्स अ क्लोज कॉल, ये क्लोज कॉल है। ठीक है, इस केस में मिसाल के तौर पे जो एग्जांपल हम देख रहे हैं उसमें हमने इन दोनों वाउचर्स को 30 और 40 को नल हाइपोथेसिस के रिजेक्शन के अंदर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, यू कुड हैव गॉन अदर वे एज वेल। ठीक है, अब आप जिस तरफ भी जाएंगे उससे बुनियादी तौर पे जो आउटकम होगी आपकी थ्योरी की असेसमेंट की वो मुतासर होगी। ठीक है, जो अभी हम आगे चल के देखते हैं। हमारा डिसीजन रूल जो एज आई सेड कि ये डिसीजन रूल किसने बनाया, ये हमने ऑप्ट किया है। एंड एज आई सेड दैट यू कैन हैव ऑप्टेड फॉर सम अदर रूल। आप हो सकता है ये कहते हैं कि नहीं, ऐसे करें कि 30 और 40 बराबर बराबर है, तो आप 40 को बी वाली साइड पे कर लें और 30 को ए वाली साइड पे कर दें, सो दैट विल लुक मोर फेयर। सो अगेन इट्स अ चॉइस, राइट? Okay, so the decision rule that we, for example, agree on in this case is that we reject the null hypothesis if the voucher is 50 or higher, right? अब इसमें ज़ाहिर है एरर का इम्कान है। एरर का इम्कान ज़ाहिर है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे एरर ही है। अब एरर हमारे पास दो तरह के हैं। ठीक है, एक एरर हमारे पास ये है कि हम नल को रिजेक्ट कर दें जबकि नल ट्रू हो। मिसाल के तौर पे हमने ये कहा कि अगर वाउचर जो हमें मिला है उसकी वैल्यू 50 या उससे ज़्यादा है तो हम नल को रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज़ बैग ए में भी तो हैं।
कि यहाँ वैल्यू 50 और वैल्यू 60 का एक एक वाउचर एग्जिस्ट करता है। अब हमें अगर 50 का या 60 का वाउचर मिला है, तो अगरचे इस बात का इम्कान ज़्यादा है कि वो बैग बी से होगा, क्योंकि बैग बी में उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि बैग ए से वो हो ही नहीं सकते, right? So this is one possibility of error, that we reject the null hypothesis when null is true. जी, क्या सबको ऐसे ही आवाज आ रही है? क्या सबको आवाज डिस्टॉर्शन के साथ आ रही है? ओके, ओके। सॉरफुली हम इंटरनेट के साथ तो ज़्यादा प्ले नहीं कर सकते। इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, तो ये अवेलेबल हो जाएगा। आई कैन जस्ट होप दैट इट गेट्स स्टेबलाइज्ड as we move on. आपको जब ज़्यादा like troublesome लगे, तो you can, like for example, ask me to repeat something. I will repeat that, right? That will just increase the chances of you getting that. So in this case, for example, I am telling that हमारे पास इस बात का इम्कान मौजूद है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें, हालांकि नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। और ये केसेस कब होंगे? जब 50 और 60 हमारे सामने आएगा और हम ऑलरेडी ये फैसला कर चुके हैं कि 50 और 60 के केस में हम बैग बी को ऑप्ट करेंगे। तो उस केस में ये इम्कान तो बहरहाल मौजूद है कि ये दोनों वाउचर बैग ए से भी आ सकते हैं। सो दैट विल बी द केस व्हेन यू विल बी रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन नल इज ट्रू, राइट? सो ये एक इम्कान है एरर का। अब एरर का दूसरा इम्कान क्या है कि आप, मिसाल के तौर पे, यू डू नॉट रिजेक्ट नल व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास वाउचर आया 10 का या 20 का या 30 का या 40 का। ठीक है, अब इस केस में अगरचे ज्यादा इम्कान इन वाउचर्स के आने का बैग ए से है, लेकिन इनकी कुछ तादाद बैग बी में भी मौजूद है, राइट? सो इस केस में अगर आप ये वाउचर यहां से पिक कर रहे हैं, तो हम फैसला तो पहले ही कर चुके हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस बात का इम्कान तो बहरहाल मौजूद है कि हम बैग बी से ये वाउचर्स रिट्रीव कर रहे हो, बैग ए से ना कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दोनों तरफ एरर की कुछ कुछ मिकदार मौजूद है। हम 100% यकीन से ये बात नहीं कह सकते, जो बात हम कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 50 से ज़्यादा अगर वैल्यू है तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। उसमें नल ट्रू भी हो सकता है, और अगर हम नल को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो नल फॉल्स भी हो सकता है उस केस में। सो ये दोनों टाइप्स ऑफ एरर्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अब इन दोनों टाइप्स ऑफ एरर्स को हम, okay, we can take a pause and then like continue again. Let me just check what is my internet doing. So this is downlink. So what's uplink? Okay, the uplink is not doing great. Let me connect it from mobile if it works a bit better. उम्मीद है कि थोड़ा बेहतर चलेगा. Let me just check if it is turned on again. Right, okay. Okay, and you can see my screen? Okay.
सो वी अगेन फॉर्म हम इसको एरर को दोबारा लेके चलते हैं, राइट। सो बेसिकली अब हमने जो दो हाइपोथेसिस फॉर्म किए हैं, इसमें एरर का इम्कान तो बहरहाल मौजूद है। मिसाल के तौर पे ऐसा मुमकिन है कि हमारे सामने एक वाउचर आए जिसकी वैल्यू 50 हो, और 50 के केस में हम ये फैसला कर चुके हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, यानी कि हम ये कबूल कर लें कि ये बैग बी से है। लेकिन ये इम्कान तो मौजूद है कि वो वाउचर जो 50 या 60 का है वो बैग ए से हो, राइट। सो दैट बिकॉज बैग ए में 50 और 60 वैल्यू का एक एक वाउचर मौजूद है। हमने सिर्फ इसलिए कि यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हमने इस हाइपोथेसिस को बेसिकली इस तरफ यानी अल्टरनेटिव की तरफ ले गए, राइट। सो एक इम्कान एरर का ये है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि नल ट्रू हो, यानी हमें 50-60 का वाउचर मिले, उस केस में हम बैग बी की तरफ चले जाएंगे, हालांकि आए तो बैग ए से हैं। इसी तरीके से एरर का दूसरा इम्कान वहाँ पैदा होता है जब हम वाउचर 10, 20, 30 या 40 का हमारे सामने आए। उस केस में ज़ाहिर है हम क्या करेंगे कि हम नल हाइपोथेसिस को बेसिकली एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट। लेकिन अगर ये वाउचर बैग ए की बजाय बैग बी से हमने पिक किए हैं, जो कि हमें मालूम नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है बैग बी में कुछ वाउचर मौजूद तो हैं 10, 20, 30 और 40 वैल्यू के, तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हालांकि हमें कर देना चाहिए था, क्योंकि जो वाउचर आया है वो बैग ए से नहीं बल्कि बैग बी से आया है। सो व्हाट वी आर सेइंग इज कि इसमें यानी जो क्लियर लाइंस हैं वो तो सिर्फ दो ही हैं। यानी अगर हमारे पास -1000 वैल्यू का वाउचर आए तो 100% यकीन से हम कह सकते हैं कि ये बैग ए से है। इसी तरीके से +1000 वैल्यू का वाउचर आए तो हम 100% यकीन से कह सकते हैं कि ये बैग बी से है। इसके अलावा बाकी जितने भी केसेस हैं उसमें हम 100% यकीन से नहीं कह सकते कि ये वाउचर किस बैग से आया है, जो ये वाउचर इसी बैग से आया है। मसलन अगर 50 और 60 है तो इसकी इम्कान बहुत ज़्यादा है कि ये बैग बी से है, लेकिन बैग ए से होने का इम्कान ज़ीरो नहीं है। और इसी तरीके से अगर वैल्यू वाउचर की 10, 20, 30 या 40 है तो ज़्यादा इम्कान है कि ये बैग ए से है, लेकिन इस बात का इम्कान भी ज़ीरो नहीं है कि ये बैग बी से हो, राइट। लेकिन हमें चूंकि एक डिसीजन रूल फॉर्म करना है तो वो डिसीजन रूल हमने फॉर्म किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिचुएशंस हमारे पास एरर के ज़ुमरे में जाएंगी। अब अगर हम इस एरर को मिसाल के तौर पे एक फॉर्मल तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास रिजेक्ट के केस में एरर आ रहा है हम उसको अल्फ़ा से डोनेट कर देते हैं, और यानी फॉल्स रिजेक्शन, और लाइक फॉल्स एक्सेप्टेंस ऑफ दैट जो है उसको हम बीटा से डोनेट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पे कितनी टर्म्स ऐसी हैं जो इस एरर का बायस बन सकती हैं। तो हमें नज़र आ रहा है कि दो केसेस ऐसे हैं जो इस एरर का बायस बन सकते हैं, और वो केसेस क्या हैं कि आप वाउचर आपके सामने 50 या 60 आए और वो बी से नहीं बल्कि ए से पिक किया हुआ हो, ठीक है। अब जो बैग ए है उसके अंदर टोटल वाउचर्स की तादाद है 20, इफ़ यू काउंट देम ऑल तो टोटल वाउचर्स की तादाद है 20 में से दो वाउचर्स ऐसे हैं जो आपके लिए इस एरर का बायस बन सकते हैं, दैट यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन द नल इज एक्चुअली ट्रू, राइट। लाइक इस केस में 50 या 60 अगर आप बैग ए से पिक कर रहे हैं, लेकिन आप 50 और 60 के केस में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं, ये कह करके इतनी बड़ी वैल्यू अगर है तो ये बैग बी से ही होगी, बैग ए से नहीं होगी। तो हम ये कहेंगे कि जो हमारा एरर का इम्कान या सिग्निफिकेंस लेवल है वो 2/20 है, यानी 20 में से दो वाउचर्स ऐसे हैं जो हमें इस सिचुएशन की तरफ ले जा सकते हैं कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें जबकि वो ट्रू हो। सो वी से दैट इट इज 2/20 और 0.10। इसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, इसको हम अल्फा से डोनेट करते हैं। सो दिस इंडिकेट्स द एरर व्हेन द नल इज रिजेक्टेड बट नल इज ट्रू, राइट। सिमिलरली जो दूसरी टाइप का एरर है उसको हम बीटा से डोनेट करते हैं। उसके अंदर हम उन वैल्यूज का काउंट ले लेते हैं जो बेसिकली हमारे पास वो इस सेकंड टाइप ऑफ एरर का बाइस बनेंगे, दैट व्हेन वी डू नॉट रिजेक्ट द नल व्हेन अल्टरनेटिव इज ट्रू। अब इस केस में बुनियादी तौर पे तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगा इन केसेस में, क्योंकि ये बैग बी से हैं, लेकिन हम चूंकि डिसीजन रूल के मुताबिक हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास दूसरी टाइप का एरर है। अगर आप इन वैल्यूज का काउंट लें तो ये बुनियादी तौर पे 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6, और टोटल वाउचर्स बैग बी में भी BC हैं। तो इस केस में हमारा जो एरर है वो 6/20 या 0.30 बनता है। तो हमारे पास जो दोनों टाइप्स के एरर हैं, हमने उन दोनों टाइप के एरर्स को मॉडल कर लिया और उनकी फिगर्स हमारे सामने हैं।
राइट। इसमें जो पहली टाइप का एरर है जिसमें आप नल को रिजेक्ट कर देते हैं जबकि नल ट्रू होता है, दैट इज रिगार्डेड एज अल्फा। और दूसरा केस जब आप नल को रिजेक्ट नहीं करते जबकि अल्टरनेटिव ट्रू होता है तो उसको हम बीटा से डोनेट करते हैं। और हमने दोनों का सिग्निफिकेंस लेवल आइडेंटिफाई कर लिया कि इसका सिग्निफिकेंस लेवल इस केस में कदरे कम है, जबकि यहाँ चूंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो इसका सिग्निफिकेंस लेवल ज़्यादा है। Okay, so now we say that the decision rule that we have formed is basically reject the null if voucher is 50 or higher. कि हम null hypothesis को which is that the shown bag is bag A, हम null hypothesis को reject कर देंगे अगर हमें voucher 50 या उससे ज़्यादा का मिलता है। As I said earlier कि आप ये decision rule एक और जगह पे भी प्लेस कर सकते हैं। आप मसलन आप इसको 40 से या 30 से भी प्लेस कर सकते हैं एंड दे विल हैव डिफरेंट इम्पैक्ट। उस केस में मिसाल के तौर पे अगर हम इसको 40 पे रखते हैं तो उस केस में जो हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है उसकी पॉसिबिलिटीज 4/20 होंगी, राइट। सो दे विल डबल, तो सिग्निफिकेंस लेवल हमारा बढ़ जाएगा। सो बेसिकली आप डिसीजन रूल अपनी मर्जी से फॉर्म कर सकते हैं, बट यू विल ऑब्जर्व के बुनियादी तौर पे इसकी जद में कितनी वैल्यूज आ रही हैं और उसका जो सिग्निफिकेंस लेवल है उसके ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा। हर ज़ाहिर है जो डिसीजन रूल के अंदर जो भी मॉडिफिकेशन है उसका इम्पैक्ट सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर होगा। So now we also say it like that we reject the null if p value is less than or equal to alpha, राइट। अब एक नई नोशन जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं वो पी वैल्यू की है। पी वैल्यू के बारे में शायद आपने पहले भी दूसरे कोर्स में बात की होगी कि हम रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को अगर पी वैल्यू अल्फा के बराबर या उससे कम है, राइट। अब ये पी वैल्यू बेसिकली हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? पी वैल्यू बेसिकली उस वैल्यू काउंट को इंडिकेट कर रही होती है जो वैल्यू काउंट पॉसिबल हो सकता है उस सूरत में जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास वैल्यू है 60, राइट, तो उस केस में पी वैल्यू होगी 1/20 और 0.05, राइट, क्योंकि 60 या उससे बड़े एक वाउचर्स की तादाद सिर्फ एक है इस केस में, right? So there is only one voucher of 60 and above that can cause the rejection of null hypothesis. So the p-value in this case is only 1/20, that is 0.05. Whereas अगर हमारे पास वाउचर जो आया है उसकी वैल्यू 50 है तो हमारे पास हम यूं कहेंगे कि 50 या उससे बड़े वाउचर्स की तादाद 2 हो सकती है, तो इस केस में p वैल्यू 2/20 या 0.10 है। अब ये वो दोनों केसेस हैं पी वैल्यू के जिन केसेस में हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे जबकि नल ट्रू होगा, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे पी वैल्यू 0.05 है एंड दैट इज लेस देन 0.10, सो इट इज रिजेक्टेड। एंड यहाँ पे हमारे पास पी वैल्यू 0.10 है, इट इज इक्वल टू अल्फा, राइट, विच इज 0.10, तो यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो रहा है। सो दीज आर बेसिकली टू पॉइंट्स जहाँ हम इसके सिग्निफिकेंस को ट्रीट कर रहे हैं। सो हम इसको पी वैल्यू के तौर पे डोनेट कर देते हैं। अभी तक कोई सवाल? So everything is good? Okay. अच्छा, अब सिमिलरली जैसे अब हम 30 और 40 के बारे में बार बार बात कर रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी क्लोज कॉल्स। सो अगर हम मिसाल के तौर पे 30 और 40 को यहाँ पे इंक्लूड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 6 हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। सो इट विल बी 6/20 or 0.30. So the p-value turns out to be 0.30 and the p-value is no more less than or equal to alpha, which is 0.10, right? So that's the case that we see here, right? अगर हम मिसाल के तौर पे 40 पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिग्निफिकेंस लेवल 0.1 से बढ़कर 0.2 हो जाएगा, और अगर हम 30 पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 0.2 से बढ़कर 0.3 हो जाएगा। So we know how it will move, so how it will influence the final decision that we are making. We can make that decision, but we also know the consequences of that decision. So बुनियादी तौर पे अभी हम जो बात कर रहे थे उसको हम in a nutshell कह सकते हैं that we have learned how to state a hypothesis. हम एक hypothesis को कैसे state करते हैं और फिर हम significance level का इंतखाब कैसे करते हैं
और फिर हम यूजिंग डेटा टू मेक आर डिसीजंस वाया पी वैल्यू, फिर हम पी वैल्यू की बेसिस के ऊपर डिसीजन कैसे करते हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारे पास जो भी डेटा है उसकी बेसिस के ऊपर हम बुनियादी तौर पे अपना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं। हमें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, हमें कोई डिसीजन रूल ड्रॉ करना है, और उसकी बेसिस के ऊपर हम अपना अपना हाइपोथेसिस को हम उर्दू में मफरूज़ा कह लेते हैं। तो हमारे पास दो मफरूज़े हो जाते हैं, एक कि हाँ ये बात दुरुस्त है, और दूसरा नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है बल्कि दूसरी बात दुरुस्त है। राइट। सो आप अपना हाइपोथेसिस स्टेट करते हैं, फिर आप उसके साथ अपना सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो नरेट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप अपना डिसीजन रूल जो है उसकी बाउंड्री कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ जो हमने बाउंड्री ड्रॉ की उसमें सिर्फ दो वैल्यूज़ ऐसी हैं जो इसमें फॉल्स रिजेक्शन के केस में जा सकती हैं, तो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल 0.10 है। राइट। अगर हम इस लाइन को पीछे ले जाते जाएंगे तो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। सो बुनियादी तौर पे ये है वो डिसीजन रूल जिसकी बेसिस के ऊपर हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल तय कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद हम जो एक्चुअल आउटकम है डिसीजन के अंदर, जो एक्चुअल आउटकम है किसी पर्टिकुलर केस के अंदर, उसको हम पी वैल्यू के जरिए डोनेट करके कंपेयर करके देख लेते हैं उसको सिग्निफिकेंस लेवल के साथ, ये फैसला करने के लिए कि आया इस पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन के अंदर नल हाइपोथेसिस ट्रू है या ट्रू नहीं है, यानी कि क्या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू है। राइट। So we will exemplify these things as we move on now. ओके। यहाँ थोड़ा सा शुरू में एलिमेंट है कि बुनियादी तौर पे हम जब बात करते हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स की, मुख्तलिफ मेट्रिसेस की, तो हमें ये फैसला करना होता है कि उसको रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाएगा। सो दीज आर जस्ट लाइक some of you may like vanilla and the others may like chocolate. आप में से वनीला कितने लोगों को पसंद है और चॉकलेट कितने लोगों को पसंद है? डू मोर पीपल लाइक चॉकलेट और वनीला? ओके, चॉकलेट। सो एनी वनीला लाइकर? So is there a person who would outrightly, without any question, prefer vanilla over chocolate? Right, right. That's great. So like usually like chocolate has its own like flavoring. People like it. So once they like it, they like it. But there is also a lot that says, oh, the chocolate is like a bit like bittersweet. So no, no, it's not like that. So दोनों क्लासेस अपनी अपनी जगह पे, और मतलब कुछ लोग ये समझते हैं वनीला तो बच्चे खाते हैं. So it goes on, but like people like different things. If I have to like choose, though, I think choose chocolate over vanilla. वनीला की बजाय शायद मैंगो या ऑरेंज मुझे ज़्यादा पसंद होगी, बट लाइक फेयर इनफ. ओके, द सेकंड क्वेश्चन दैट इज बिफोर अस कि अगर आपको लाइक एक्टिविटी में इन दोनों में से किसी चीज़ का इंतखाब करना है. वन थिंग इज कॉल्ड रोल ओवर, यानी जिसे हम कलाबाजी लगाना भी कहते हैं. राइट. और द सेकंड थिंग इज कार्ट व्हील. मुझे नहीं पता कार्ट व्हील को हम उर्दू में क्या कहते होंगे. डू यू हैव एनी लाइक प्रॉपर नेम फॉर कार्ट व्हील? पंजाबी में तो ज़रूर कुछ कहते होंगे. Okay, so if you have to choose between rollover or cartwheel, which one do you think? Rollover. Anybody who would prefer a cartwheel? अगर हमें मजबूरन भी कुछ करना पड़े तो हम, यानी अगर हमारे सर पे डंडा हो और के जी कुछ ना कुछ करके दिखाओ, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कलाबाजी लगा सकते हैं. कार्ट व्हील हमारे बस की बात नहीं है. तो सिंस वी हैव नॉट लाइक गॉन दैट वे, तो मोस्ट लाइकली हम में से तकरीबन सभी लोगों का इंतखाब रोल ओवर होगा, क्योंकि हमें लगता है कि हमने अगर पिछले. अच्छा, आप कार्ट व्हील कर लेते हैं? ओह, दैट्स ग्रेट. नेक्स्ट टाइम आपने हमें क्लास में करके दिखानी है, ठीक है? लेकिन फर्श पक्का होगा, कहीं चोट ना लगवा लेना यार. हाँ चलो ठीक है. नाम क्या है आपका? पूरा नाम?
मोहम्मद अहमद। चलिए जी, हम मुमकिन हो सका तो कहीं ग्राउंड में जाके मोहम्मद अहमद से कार्टव्हील देखेंगे कि कार्टव्हील कैसे करते हैं। ठीक है। कलाबाजी कौन अच्छी लगा लेता है? यानी कलाबाजी एक तो वो है ना, जैसे मेरी तरह के बुज़दिल लोग लगाएंगे कि बस जी, यानी सर नीचे किया और ऊपर से रोल ओवर करके। अब तो खैर वो भी मुश्किल है, मुझे नहीं लगता मेरे से वो भी लगेगी। लेकिन एक कलाबाजी होती है जो कार्ट व्हील ही की तरह होती है। सिर्फ ये है कि कार्ट व्हील में आप साइड डायरेक्शन में ले रहे होते हैं, तो उसमें आप फ्रंट डायरेक्शन में ले रहे होते हैं। तो कोई उस तरह का बड़ा रोल ओवर कर सकता है? कार्ट व्हील वाला तो कर ही सकता होगा। तो चलें हम किसी दिन अपना कार्ट व्हील और रोल ओवर का एक डिस्प्ले करके देखेंगे, हाउ डज इट गो। ओके। Okay, now the thing is that basically we were talking about like choices in various things. We do get like these kind of questions before us when we have to make choices. So similarly statistics के अंदर जब हम मुख्तलिफ चीज़ों को represent करते हैं तो हमें उनके लिए आम तौर पे कुछ symbols देखने को मिलते हैं। तो हम उन symbols को basically, और उन symbols में हमें alternatives भी देखने को मिलते हैं। तो like different people choose different styling when it comes to choosing the symbols for different things. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे जब हम आम तौर पर पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे होते हैं, पॉपुलेशन मीन की बात कर रहे होते हैं बतौर बतौर पैरामीटर, राइट? सो यूजुअली इट इज़ कॉमन टू रिप्रेजेंट इट यूजिंग द ग्रीक लेटर म्यू, राइट? दैट इज बेसिकली शोन एज लाइक दिस, जैसे आपको ये नज़र आ रहा है। सो दिस इज म्यू, so the symbol is this and it is read at like this mu, right? Okay. अच्छा। सो अब हमारे पास मिसाल के तौर पे ये सिर्फ ये लाइक पॉपुलेशन का पैरामीटर नहीं है, हमारे पास सैंपल का पैरामीटर भी होता है। तो हम बेसिकली ज़ाहिर है हमें हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो चीज़ों में डिफरेंशिएट करना पड़ता है, पॉपुलेशन के अंदर और लाइक सैंपल के अंदर। तो हमें लाइक पॉपुलेशन के मीन की बात भी करना होगी, हमें सैंपल के मीन की बात भी करना होगी, राइट? सो फॉर एग्जांपल अगर हम सैंपल के मीन के बारे में जाएं तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप सिंपली लाइक जो पैरामीटर है आपका, उसके लिए जो सिंबल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो पॉपुलेशन के लिए है तो उसको नॉर्मली लिख दें, और अगर वो सैंपल के लिए है तो उसके ऊपर एक हैट डाल दें। सो मिसाल के तौर पे आप म्यू के ऊपर एक हैट डाल दें। अगर आप सिर्फ म्यू की बात कर रहे हैं तो म्यू विल बी रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन मीन, और अगर आप म्यू के ऊपर एक हैट डाल दें तो दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग दी सैंपल मीन, राइट? अच्छा, लेकिन हमारे पास एक अल्टरनेट ये भी एग्जिस्ट करता है कि अक्सर लाइक सैंपल मीन के लिए हम एक्स बार का इस्तेमाल भी करते हैं। लाइक आप लोगों ने स्टेटिस्टिक्स के अंदर या अभी भी जो आप कोर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये लाइक सिंबलिज्म आपके सामने से गुजरा होगा। सो लाइक व्हाट हैव यू ऑप्टेड? आप लाइक सैंपल मीन को रिप्रेजेंट करने के लिए म्यू हैट इस्तेमाल करते हैं या एक्स बार करते हैं? Okay, X bar, right, fair enough. So like if you have been using X bar, so that's fair enough. But this like difference of like representation and choice does exist in theory, that people use mu hat as well and X bar as well. So X bar is fair enough if we are going to represent sample mean. Okay. Then is like population standard deviation. So population standard deviation के लिए जो classical symbol इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं sigma. So that is written as this, as you can see here, right? And that is read as this SIGMA, sigma, right? So अब यहाँ पे भी हमारे पास दोनों किस्म की चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर एंड सेकंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन पैरामीटर, राइट? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी हमारे पास आमतौर पर दो अल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। एक कि अगर आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करना है तो आप सिग्मा के ऊपर हैट डाल दें, एज वी ऑलवेज से कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर हैट डाल दें तो वो पॉपुलेशन की बजाय सैंपल को रिप्रेजेंट करेगी, राइट? और हमारे पास एक अल्टरनेट ये भी है कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन को, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से इंडिकेट कर दें। सो व्हाट हैव यू बीन यूजिंग सो फार, लाइक सिग्मा हैट और एस? Okay, so fair enough, we can go with S here as well, right? So S के साथ जाया जा सकता है। There's like that little story that the like author of this course shared, that यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में एक प्रोफेसर स्टेटिस्टिक्स का कोर्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें बेसिकली वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लाइक इसका इस्तेमाल करते थे, सिग्मा का, राइट? सो सिग्मा वाज बीइंग यूज। अब सिग्मा को लिखने के अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, राइट? सो सम पीपल राइट इट लाइक दिस, एज यू कैन सी हियर,
कुछ लोग यहाँ से इसको आगे से ज़रा ज़्यादा गुलाई में ले जाते हैं, यानी यहाँ से जो ये कर्व बन रहा है इसको थोड़ा सा और गोल कर देते हैं, राइट? सो दैट्स स्टिल सिग्मा. So some people also like it little like more like 6. So they will like make it more straightened like this. So instead of जैसे आप इसको थोड़ा सा 90 डिग्री पे रोटेट कर लें या मतलब 70-80 डिग्री पे रोटेट कर लें. So there was like one professor who taught a whole class on statistics, and he was like talking about standard deviation on numerous occasions, and there was a student like who was looking at it, and matlab he just went through it. So when the class ended, when the semester ended, he went to the professor's room and like said that I have a confusion. And the professor like asked, okay, what's the confusion? And the student said that I'm not really very clear about this, that whenever you are talking about standard deviation, like you were always writing 6. So is it a standard in all sort of statistics that the standard deviation of everything will be 6? So उस स्टूडेंट ने पूरी क्लास इस तरीके से गुजार दी थी, बट द प्रोफेसर वाज राइटिंग, एक्चुअली प्रोफेसर वाज राइटिंग सिग्मा, but like he was writing it in a way that it looked like 6 to him, and he was always sitting astonished that okay, whenever this guy talks about population, sorry, like standard deviation, so the standard deviation of all things is 6. This is just outrageous. So पूरा सेमेस्टर इस तरीके से गुजर सकता है. और कुछ लोगों के लिए ये कहानी वैसे ही अजनबी हो सकती है कि पता नहीं सिग्मा क्या होता है और सेक्स क्या होता है, जो भी होता है हो हमारी बला से. तो आप किस कैटेगरी में जाते हैं? सेक्स वाली में? आप लिखते ही ऐसे हैं तो ये कहानी शुरू ही नहीं होती यहाँ पे. दैट्स ग्रेट. ओके. सिग्मा, लाइक अगेन दिस इज लाइक अगेन एट द टर्मिनोलॉजी मैस, यानी अब प्रॉब्लम ये है लाइक बेसिकली ज़ाहिर है मैं चूँकि आई एम नॉट प्राइमरली फ्रॉम द स्टैटिस्टिक्स वर्ल्ड, बट द प्रॉब्लम इज के जैसे जैसे टेक्स्ट्स वेरी करते हैं तो वैसे वैसे नोटेशंस के अंदर आपको वेरिएशन नज़र आती रहेगी. अब मिसाल के तौर पे जैसे आप ये कह रही हैं कि क्या ये लाइक लेट्स जस्ट लाइक फिगर आउट, ओके हम थोड़ा सा इसको अभी रिसर्च करते हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं. But you like we have to bear in mind that the theory is developed by us, notations are adopted by us, so they are given meanings by us as well. So standard, sorry, my system is a little too slow now. Standard deviation symbol conventions. So different people would be using different kind of conventions. Let's just see. एक और चीज़ भी है कि मतलब बहुत सारी situations में हम standard deviation को और variance को basically ज़्यादा differently treat नहीं कर रहे होते, because we simply say okay we take the like आप उसका square root लेते हैं तो आप standard deviation पे आ जाते हैं. Okay, so for example if you look at Wikipedia, it says okay, the standard deviation may be abbreviated as D, is commonly represented as the mathematical text and equations by the lower Greek letter sigma for the population standard deviation, or the Latin letter S for the sample standard deviation, right? So basically the standard is okay, it will be sigma for standard deviation. Let's just check it for variance as well. uh, दूसरा हमने क्या सिंबल चेक करना, वेरिएंस, राइट? Variance. So is there a different symbol for variance or the same? So what are the symbols for variance? Let us just see. Do we have, so okay, so variance is often depicted by the symbol square. So basically like sigma is primarily for standard deviation, and since the square of standard deviation is variance, so like that is written as sigma square, right? लेकिन आप जब बुक्स में जाते हैं, कन्वेंशंस में जाते हैं, लाइक यानी साउथ एशियन टेक्स्ट के अंदर किसी ऑथर ने कोई एक कन्वेंशन अडॉप्ट कर ली तो लोग उसको लाइक नॉर्मल समझने लग गए. सो दिस इज हाउ इट गोस, राइट? But like as we see, the standard is that sigma is for standard deviation, and for variance we have sigma square. Okay. Okay, then similarly we need notations for proportions.
सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोपोर्शंस एज वेल. सो प्रोपोर्शंस के केस में हमारे पास दो वेरिएशंस आमतौर पे कॉमन है. वन, प्रोपोर्शंस के लिए पाई का इस्तेमाल किया जाता है. सो प्रोपोर्शंस के लिए हम पाई का इस्तेमाल करते हैं. तो अगर लाइक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है तो हम उसे पाई से डोनेट कर देंगे, और अगर सैम्पल प्रोपोर्शन है तो हम उसे पाई हैट से कर देंगे. या हमारे पास दूसरा अल्टरनेट ये है कि हम प्रोपोर्शन के लिए पी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पॉपुलेशन के लिए हम स्मॉल पी, और सैम्पल प्रोपोर्शन के लिए हम कैपिटल पी का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो व्हाट हैव यू बीन यूजिंग, पाई और पी? Like if you have to ever talked about like proportions, if you didn't, that's all right. So okay, okay. So like we will be going like with P here, like, but this is like an available choice. Like the pi and P can be used, and we will be using P here, right? Okay. Then the next thing is that basically जब हम confidence interval का idea लेते हैं, तो confidence interval के बारे में हमने last time discuss किया था कि that is your best estimate plus minus the margin of error, because we obviously do not have the value for the entire population. So that means like we will have to go with any best estimate that we have, and beyond that best estimate we have to like add and subtract a certain margin of error in order to be say like safe. सो व्हाट डज अ फ्यू हियर मीन्स, कि हम कितना कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं. हम जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, हमें अ फ्यू को उतना ज़्यादा वाइड करना पड़ेगा. हमें अपना मार्जिन उतना ज़्यादा ब्रॉड रखना पड़ेगा, राइट. और बेसिकली जो उसके बाद एरर है एक्चुअल आपका, वो बेसिकली आपके वेरिएंस से या स्टैंडर्ड डिविएशन से रिफ्लेक्ट करता है, विच इज़ द एवरेज डिस्टेंस. सो दैट रिफ्लेक्ट्स द सैम्पलिंग वेरिएबिलिटी इन द स्टैटिस्टिक, राइट. सो ये दो चीज़ें हैं जो बेसिकली मार्जिन ऑफ एरर कंप्यूट करने में इस्तेमाल होती हैं बेस्ट एस्टीमेट के साथ. व्हाट one is like obviously the average distance, which is usually indicated by standard deviation, and then there is a multiplier for that. That multiplier is basically decided by the level of confidence that we want to have in our inference. अगर हम ज़्यादा confident होना चाहते हैं तो multiplier बड़ा होगा. अगर हम कम confidence के साथ बात करना चाहते हैं तो multiplier छोटा रखा जा सकता है. ओके, सो नॉर्मली अगर हम मल्टीप्लायर की बात करें, तो बहुत ज़्यादा कॉमन ये है कि हम 95% कॉन्फिडेंस की बात कर रहे होते हैं, राइट. सो लाइक अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी देखी हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत कॉमन है कि हम 95% कॉन्फिडेंस की बात कर रहे होते हैं. ऑल्दो हम कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा या कम कर सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि नहीं, हमें 99% कॉन्फिडेंस के साथ ये कहना है, या 90% के साथ कहना है, या 80% के साथ कहना है. वी कैन डू इट. हम कंप्यूटेशन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं, राइट. सो अगर हम 95% के लिए बात कर रहे हैं, तो आम तौर पर हमारा जो मल्टीप्लायर होता है दैट इज 1.96. But in convention, like people also feel comfortable with using 2. So if you have been like computing 95% confidence interval, have you been using 1.96 as the multiplier or 2 as the multiplier? Right. So 1.96 is obviously like more accurate. 2 is just rounded figure of that. So usually since it is just a like margin of error, so people feel a little liberated in terms of adopting point 2 instead of 1.96 as well. But like 1.96 is more like kind of like accurate figure to like as a multiplier for 95% confidence interval, right? Okay, and then like obviously we talk about after the multiplier, we talk about the average distance. So the average distance is basically what do we call this true variability measure, and what is the name of estimate of this variability. तो हमारे पास दो किस्म की variabilities हैं जिनको हम यहाँ पे देख सकते हैं. क्योंकि हमें average distance की बात करनी है, तो basically आप average distance ले रहे हैं मीन से, लाइक वो सेंटर से वो कितना डिविएट करता है. तो बेसिकली आपके पास जाहिर है दो किस्म के मेजर्स हैं यहाँ पे, एक ट्रू वेरिएबिलिटी और एक estimate of the variability, right. So true variability is obviously for like a kind of
लाइक जो पॉपुलेशन में एक्चुअली एग्जिस्ट करती है और पॉपुलेशन के अंदर जो एग्जिस्ट करती है, आप उसे एक्चुअली मेजर नहीं कर सकते, तो आप उसे एस्टिमेट करते हैं। तो बेसिकली हमें इन दोनों के लिए जो है वो फिगर्स चाहिए होती हैं कि हम ट्रू वेरिएबिलिटी को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे और एस्टिमेट ऑफ दिस वेरिएबिलिटी जो है उसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे भी बेसिकली लोग वेरी करते हैं, पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। सो फॉर एग्जांपल, one school of thought says that the true variability can be represented as standard error, and the estimate can be represented as estimated standard error, right? So आप basically true variability को standard error कहें, और जो आपका एस्टिमेट है उसका फिर वेरिएबिलिटी का, उसको आप एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर कह दें, राइट? ऑन द अदर हैंड देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट दैट सेज सिंस ट्रू वेरिएबिलिटी इज सिंपली स्टैंडर्ड deviation, so instead of calling it like standard error, why don't we simply call it standard deviation, right? And then the estimate of that can be called as standard error, राइट? सो ये दो नोशंस एग्जिस्ट करती हैं आमतौर पे टेक्स्ट के अंदर, कि आप ट्रू वेरिएबिलिटी को स्टैंडर्ड एरर कह दें और एस्टीमेट को एस्टीमेटेड स्टैंडर्ड एरर कह दें, और दूसरी वेरिएबिलिटी ये है कि आप ट्रू वेरिएबिलिटी को स्टैंडर्ड डिविएशन कह दें, क्योंकि ट्रू वेरिएबिलिटी एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन ही इसे रिप्रेजेंट हो रही होती है, और आप जो आपका एस्टीमेटेड वेरिएबिलिटी है उसको स्टैंडर्ड एरर कहें। सो लाइक दिस इज काइंड ऑफ क्वाइट कॉन्ट्राडिक्टरी, कि यहाँ आप ट्रू वेरिएबिलिटी को स्टैंडर्ड एरर कह रहे हैं या आप एस्टीमेट को स्टैंडर्ड एरर कह रहे हैं, राइट? सो ये दोनों लाइक टर्मिनोलॉजीज टेक्स्ट में एग्जिस्ट करती हैं, और दोनों के लाइक प्रोपोनेंट्स और ओपोनेंट्स मौजूद हैं, लाइक सो इन दिस टेक्स्ट बेसिकली दिस कन्वेंशन इज यूज्ड। सो ट्रू वेरिएबिलिटी को हम स्टैंडर्ड एरर कहेंगे, और जो एस्टिमेटेड वेरिएबिलिटी होगी उसको हम एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर कहेंगे, क्योंकि हमें यूं लगता है कि ये रिलेटिवली ज़रा ज़्यादा क्लियर है कि हम एक ही टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, और उस दूसरी टर्म जो है लाइक जो एस्टिमेट वाली है उसमें चूंकि हम एक्सप्लिसिटली एस्टिमेटेड इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम ट्रू वेरिएबिलिटी को स्टैंडर्ड एरर कह देते हैं और एस्टिमेटेड वेरिएबिलिटी को एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर कह देते हैं, राइट? Okay, so now obviously, like just to put it under the hood, not everyone may agree, but consistency with definitions is like somewhat vital. हम frequently ऐसा नहीं कर सकते कि एक जगह पे एक terminology और दूसरी जगह पे दूसरी terminology adopt कर लें. That can only lead to confusions, and it is helpful for efficiency and understanding statistical output and technical reports if you use like some standard notions. एंड इट इज़ लाइक अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं जिसके अंदर आप इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर है कि आप लाइक लिस्ट ऑफ एक्रोनिम्स और लिस्ट ऑफ सिंबल्स जो हैं उसका एक टेबल अलग से उसके अंदर डाल दें, जो ये बता रहा हो कि हम किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो दैट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, और ये जो डिफरेंस एग्जिस्ट करता है टर्मिनोलॉजीज़ की इंटरप्रिटेशन का, वो लोगों के लिए बहुत असम ना हो. सो यूजिंग वर्ड्स बीइंग एबल टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट इंटरप्रिटेशंस, समटाइम्स ये बेहतर होता है कि आप डायरेक्टली वर्ड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. मिसाल के तौर पे, इफ़ यू कैन डायरेक्टली राइट स्टैंडर्ड डिविएशन इंस्टेड ऑफ द सिंबल, दैट इजंट अ बैड थिंग एट ऑल, right? So like many a times we use symbols, but like if even if we use like directly the term for that, that isn't a bad thing, that is more explicit. Okay, so now we actually see an example of कैलकुलेशन. हम एक एग्जाम्पल को भी वर्कआउट करके देखते हैं. I don't know why is it that slow now. Okay, so now we estimate a population proportion with confidence. This is our first example towards calculation of confidence interval, right? So we have already seen that the confidence interval is basically the best estimate plus minus a margin of error. And what is the best estimate? That is unbiased point estimate, right? So obviously ये चीज़ हम चूंकि estimate है, तो ये एक population के अंदर से sample से ली गई है. पूरे population की होती तो फिर हम इसे estimate ना कहते, फिर ये एक measurement होती. And the margin of error is a few
एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर्स। सो हम एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर लेते हैं और उसको एक टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये टर्म बेसिकली डिपेंड करती है कि हम कितने कॉन्फिडेंस से कोई बात कहना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि अगर हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहते हैं तो ये वैल्यू 1.96 होगी, राइट, एंड इट विल वेरी एज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस वेरीज। So a few is a multiplier from appropriate distribution based on desired confidence level and sample design, right? So 95% confidence level means 0.05 significance, right? It also will vary from distribution to distribution, right? ज़ाहिर है normally हम assume कर रहे होते हैं कि हमारे पास normal distribution exist करती है. So these values stand obviously for the normal distribution, and for other distributions they will vary accordingly. So here is our first example. That is, we have like a hospital named CS Mott Children's Hospital, which is located in Michigan State, the Ann Arbor city. So a hospital in Ann Arbor, Michigan, which is named like CS Mott's Children's Hospital, frequently conducts national polls on children's health. And we will be looking at an example of children's safety precautions that parents use when driving. And like what is the question that is actually being addressed here, that what proportion of parents report they use a car seat for all travel with their toddlers. So basically जो CS Smart Children Hospital है वो नेशनल सर्विस कंडक्ट करता है बच्चों की सेहत से मुतल्लिक, और ये जो इस वक्त जो सवाल हम एड्रेस कर रहे हैं इसके अंदर बुनियादी तौर पे वो इस क्वेश्चन को एड्रेस कर रहे हैं, what proportion of parents report they use a car seat for all travel with their toddlers। के कितने पेरेंट्स ये कहते हैं, ये सवाल लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल हमने सवाल के तौर पे लास्ट टाइम भी देखा था, अभी हम इसके अंदर से प्रोपोर्शन जो है उसको एस्टिमेट करेंगे। सो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि कितने क्या प्रोपोर्शन है उन पेरेंट्स का, या क्या परसेंटेज उन प्रोपोर्शन उन पेरेंट्स की जो ये कहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ जब कार में ट्रेवल करते हैं तो वो उनके लिए डेडिकेटेड कार सीट इस्तेमाल करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस, राइट। So in this case, the population is all the parents in US who have a toddler, जिनके पास ऐसे बच्चे हैं जो कार सीट के अंदर बैठने के कैंडिडेट हो सकते हैं. So they are all included as the population here, right? So parameter of interest is a proportion. हम यहाँ पे proportion की बात कर रहे हैं. हमारे पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट मुख्तलिफ हो सकते हैं. मसलन proportion और मीन आमतौर पर सबसे ज़्यादा कॉमन पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट समझे जा सकते हैं, बट दे कैन बी इवन समथिंग मोर डिफरेंट और मोर कॉम्प्लेक्स देन दैट. सो इस केस में हम बुनियादी तौर पर जिस पैरामीटर को एस्टिमेट करना चाह रहे हैं वो proportion है. Proportion of what? Proportion of parents. And which parents? Who use car seat for their toddlers when they are traveling in the car. So now the question is that we want to construct a 95% confidence interval for the population proportion of parents reporting they use a car seat for all travel with their toddlers. तो हम 95% confidence interval construct करना चाहते हैं उन पेरेंट्स के बारे में जो कि ये रिपोर्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ जब सफ़र करते हैं तो वो कार सीट का इस्तेमाल करते हैं. अब ज़ाहिर है सबसे पहली बात यह कि हम पॉपुलेशन के अंदर से तो ये चीज़ें पिक नहीं कर सकते, तो हमारे पास कोई सैंपल ही होगा. तो द सैंपल दैट वी हैव इज़ अ सैंपल ऑफ 659 पेरेंट्स with a toddler was taken and asked if they used a car seat for all travel with their toddler. तो 659 पेरेंट्स लिए गए, right? You can say that it was a random sample. We assuming it was a random sample. So it's 659 पेरेंट्स से ये डेटा कलेक्ट किया गया कि क्या वो अपने बच्चों के साथ जब ट्रैवल करते हैं तो क्या वो कार सीट का इस्तेमाल करते हैं. तो 659 में से 540 पेरेंट्स ने इस सवाल का जवाब मुस्बत दिया, राइट. सो अब इसका प्रोपोर्शन तो हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं. ज़रा कैलकुलेट करें कि कितने परसेंट या कितना प्रोपोर्शन है उन पेरेंट्स का जिन्होंने कहा कि जी हाँ वो कार सीट का इस्तेमाल करते हैं. हाउ वुड वी कैलकुलेट दैट प्रोपोर्शन? So what's that?
81%. Okay, okay, okay. Now we know that the best estimate plus minus margin of error is where we are going to calculate our confidence interval of 95%. So that's basically like p hat. Proportion is indicated by p, and since we have a sample, so it will be p hat, right? So p hat will be indicating the proportion from the sample plus minus some margin of error. Now we know that the sample size is like 659, and the number of people who responded as yes is 540. So the p hat, which is like the best estimate from the sample, is basically the number of people who responded yes over the sample size, that is 540 over 659. इसका जवाब यहाँ पे 0.85 लिखा हुआ है, which is wrong. 540 over 659 is actually 81 point some percent. So you can round it to like 81 or 82%, right? This figure is incorrect. This is not 0.85. Okay. So basically proportion is different and percentage is different. Like proportion को आप 100 से ज़रब दे दे तो वो percentage बन जाएगी. So like it is 81 or 82% and 0.81 or 0.82 as proportion. So proportion can be like out of 1 and the percentage is out of 100. So that is simply that difference. Okay, so now we know that we need to go with this p hat plus minus some margin of error, right? So that will be basically p hat plus minus a few estimated standard errors on the p hat, which is basically standard deviation, right? So how do we calculate it? So basically we know that we will be having p hat, which is our best point estimate from the sample that we have, and we will be like basically adding and subtracting a particular interval from that. अब इस केस में चूंकि हम 95% इंटरवल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारा मल्टीप्लायर 1.96 होगा, राइट? सो हम अगर 95 की बजाय कोई और कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमारा मल्टीप्लायर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. और उसके बाद जो प्रोपोर्शन है उसके ऊपर अगर हमें स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करनी हो, तो दैट बेसिकली कम्स लाइक दैट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ p hat into 1 minus p hat over n. सो बेसिकली सिचुएशन टू सिचुएशन हमारा ये फार्मूला भी हमें अडाप्ट करना पड़ेगा. प्रोपोर्शन के केस में हम ये यूज कर रहे होंगे p hat into 1 minus p hat over n. So like let's just review what we are saying कि basically अगर हमें 95% confidence interval construct करना है over a proportion as a parameter of interest, तो basically हमारा best estimate जो होगा उसमें से हम अपना margin of error जो है वो subtract और add कर रहे होंगे, और जो margin of error है वो basically जो एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड एरर है ओवर प्रोपोर्शन, जो कि बुनियादी तौर पे स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो प्रोपोर्शन के केस में कैलकुलेट की जा सकती है यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ p hat into 1 minus p hat over n, द स्क्वायर रूट ऑफ होल. और इसका जो मल्टीप्लायर होगा, चूंकि आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसका जो मल्टीप्लायर है वो 1.96 है, राइट? सो ये स्टैंडर्ड फिगर्स हैं ज़ाहिर है जिनके पीछे इंटुएशन एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम उन इंटुएशंस को इस वक्त फिगर आउट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर बिलीविंग दैट ओके दिस इज 1.96. So we have ultimately this formula p hat plus minus 1.96 into the estimated standard error over the proportion, which is given by the square root of p hat into 1 minus p hat over n. राइट अब हम इसके अंदर ये वैल्यूज प्लग इन करके देख सकते हैं. वी नो दैट आर पी हैट इज 0.81, राइट? और वट एवर लाइक इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास होगी 0.81 और लाइक वट एवर दैट इज, राइट, अप टू अ सर्टेन लाइक प्रिसीजन. सो हमारे पास जो टोटल सैंपल है वो बेसिकली 659 लोगों पे मुश्तमिल है. तो अब यहाँ पे हम 0.81 प्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम 0.81 इंटू 1 माइनस 0.81 डिवाइडेड बाई 659, एंड वट एवर वी गेट हियर इज उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, उसको 1.96 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उस वैल्यू को पी हैट में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड की लोअर एंड की लिमिट आ जाएगी, और ऐड करेंगे तो हमारे पास राइट साइड की लिमिट आ जाएगी. तो ये वैल्यूज ज़रा प्लेस करके ये इंटरवल कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ अभी भी गलत फिगर है. So just let me know that what is the start point of the interval and what is the end point of the interval.
ओके, यानी 0.781 से 0.83839, so it's 0.781 to 0.839, somewhat like that, right? यहाँ जो बेसिकली कैलकुलेट हुई है जो कि 0.8 की बेसिस के ऊपर हुई है, तो दैट इज रॉन्ग। सो दैट इज बेसिकली 0.81 समथिंग प्लस माइनस 0.0273। सो बेसिकली ये 0.78 से लेकर 0.83 के दरमियान हमारा इंटरवल आएगा, राइट? So this figure is again incorrect, right? So that is basically, since 0.81 यहाँ पे आएगा, तो you will get somewhat somewhere, अगर हम इसे 2 digits पे रखें तो 0.78 से 0.83 के दरमियान हमारा ये इंटरवल आ रहा है। So what we have done is हमने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया है over a proportion of parents who report that they use car seats when they travel with their toddlers, राइट? सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन के अंदर वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए जो कार सीट्स का इस्तेमाल करते हैं, लाइक वो बेसिकली इस इंटरवल के अंदर लाई करते हैं। लेकिन इसकी एग्जैक्ट इंटरप्रिटेशन क्या है, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, इसको अगर हमें इंटरप्रेट करना हो तो हम इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? So basically it is a range of reasonable values for R parameter. वी डोंट नो एक्चुअली कि टोटल पॉपुलेशन के अंदर ये रेशो क्या है या प्रोपोर्शन क्या है। हमें यानी लाइक मिसाल के तौर पे अगर हमारा सवाल यूएस से रिलेट करता है तो यूएस के अंदर फर्स्ट कितने पेरेंट्स हैं जिनके पास टॉडलर्स हैं, जो अपनी कार के अंदर टॉडलर्स के साथ ट्रैवल करते हैं, उनकी तादाद मिलियंस में हो सकती है। हमारे पास सैंपल सिर्फ 659 लोगों का है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो रैंडम सैंपल, अगर वो रैंडम सैंपल नहीं है तो वी हैव मोर प्रॉब्लम्स, राइट? सो लेकिन हम उस सैंपल की बेसिस के ऊपर बात कर रहे हैं पूरी पॉपुलेशन जो उसकी कवरेज में आती है, राइट? So what we can, the best thing that we can say about it is that it is a range of reasonable values for our parameters, कि एक माकूल सी रेंज क्या हो सकती है हमारे पैरामीटर से मुतल्लिक जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही हो, ठीक है? हम 100% तो ये बात कह नहीं सकते, हम फॉर्मली भी अगर कह रहे हैं तो 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। अब हम इसको यूं कहते हैं कि विद 95% कॉन्फिडेंस द पॉपुलेशन proportion of parents with toddlers who use a car seat for all travel is estimated to be between 78 and 83%। तो ये तकरीबन 5% का इंटरवल है जिसके अंदर हमने इसको एस्टिमेट किया है। वी रिपीट दिस थिंग दैट वी हैव जस्ट सेड, दैट विद 95% कॉन्फिडेंस द पॉपुलेशन, अब हम देखिए यहाँ हम सैंपल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम पॉपुलेशन का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? हमने डेटा सैंपल से लिया है, ठीक है, लेकिन हमने जो एस्टिमेट लगाया है वहाँ पे पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। तो with 95% confidence the population proportion of parents with toddlers, the population proportion of parents with toddlers who use a car seat for all travel is estimated to be between like 78 and 83%। तो हम 95% कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं कि तमाम पॉपुलेशन में वो पेरेंट्स जो टॉडलर्स के साथ कार सीट का इस्तेमाल करते हैं उसका एस्टीमेट 78 से लेकर 83% के दरमियान एग्जिस्ट करता है, राइट? सो हम कहते हैं कि ये एक सेफ एस्टीमेट है। इसको हमने फॉर्मली कहा कि ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है इस पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल्स are used to give an interval estimate for our parameter of interest। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल्स हमें क्या देते हैं? वो हमें एक इंटरवल देते हैं, एक रेंज देते हैं, एक एस्टिमेटेड रेंज देते हैं हमारे पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। इस केस में पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट प्रोपोर्शन था, तो हमें हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल ने बताया कि ओके ये लाइक अगर हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात करना चाहते हैं तो ये रेंज इम्कान है कि इस पर्टिकुलर इन दो नंबर्स के दरमियान दरमियान एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है? अब हमें मालूम है कि जो हमारा एग्जैक्ट एस्टीमेट था वो इसके बिल्कुल दरमियान में है, जो जो हमारा पॉप सैंपल की बेस पे एग्जैक्ट एस्टीमेट था वो 78 और 83 के एग्जैक्टली दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करता है, राइट?
78 पॉइंट समथिंग और 83 पॉइंट समथिंग के एग्जैक्टली सेंटर में, राइट। तो हम उसके दोनों तरफ हमने मार्जिन ऑफ एरर ऐड किया तो एक तरफ हमने कुछ चीज़ें बढ़ा दी, और मार्जिन ऑफ एरर सब्ट्रैक्ट किया तो एक तरफ हमने कुछ चीज़ें कम कर दी। तो हमने जो हमारा एग्जैक्ट एस्टिमेट था सैंपल थे उसको बिल्कुल दरमियान में रखा, और उसके और लेफ्ट और राइट पे कुछ मार्जिन पैदा किया कि अच्छा इसमें तकरीबन इतना एरर का इम्कान हो सकता है, और अगर हमें 95% कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है तो तकरीबन हम ये कहेंगे कि ये वैल्यू इस रेंज के अंदर अंदर एग्जिस्ट करनी चाहिए। So the center of confidence interval is basically our best estimate that is coming from the sample, not from the population, obviously, right? And the margin of error is basically a few standard errors away on both sides from that best estimate, since we are going to talk about the population based on a limited sample. So we like ought to expect some kind of error in that we need to accommodate. Okay, now like we will have a bit more theory related to like confidence intervals. We will like look at more examples after this. हम इसके बाद आगे अगली क्लास के अंदर मजीद examples के बारे में बात करेंगे, लेकिन now we will like try to stem the concept of confidence interval. What do we mean by it? How do we interpret it? What does it represent, and so on so forth. तो हम इस चीज़ को ज़रा बेहतर अंदाज में theoretically sum up करने की कोशिश करेंगे यहाँ अब कि confidence interval का असल में मतलब क्या है. So basically, how to interpret the confidence interval? What does that confidence level really mean? कि अगर हम 95% की बात कर रहे हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? और what if we want to be 99% confidence instead? कि अगर हम चाहते हैं कि नहीं यार हम तो 95 नहीं 99% कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कहना चाहते हैं, या 99.99% कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कहना चाहते हैं, या कम कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कहना चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और उसका मतलब क्या है. So in a sample of like 659 parents with a toddler, 540 or 82% stated that they use a car seat for all travels with their toddler. और इसका जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कैलकुलेट किया वो बेसिकली 78 से लेकर 83% के दरमियान, 78 अशारिया समथिंग से लेकर 83 अशारिया समथिंग के दरमियान बेसिकली फॉल कर रहा था, राइट. So we make a confidence interval for what? A parameter or statistic? So we say that we construct a confidence interval for a parameter and not for a statistic. So do you understand the difference between a parameter and a statistic? यस. सो बेसिकली अगर हम यहाँ स्टेटिस्टिक कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये कह रहे हैं कि हमने जो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया है ये सैंपल के लिए बनाया है. नहीं, हमने जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया है वो सैंपल के लिए नहीं बनाया बल्कि पैरामीटर के लिए बनाया है, राइट. लेकिन बनाया किससे है? सैंपल से. हमारे पास था सैंपल, ठीक है, और उससे हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट किया है फॉर पॉपुलेशन. So that is why we can say that we make confidence interval for a parameter and not for a sample, right? और अगर हम स्टैटिस्टिक तक ही बात करना चाहते तो फिर हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट बनाने की, कंस्ट्रक्ट करने की, कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि सैंपल के अंदर तो हमें 100% एक्यूरेटली मालूम है कि कितने क्या प्रोपोर्शन है उन पेरेंट्स का जो कार सीट इस्तेमाल करते हैं. तो हमें उसके बारे में तो किसी किस्म का कोई इंटरवल या एस्टिमेट या कॉन्फिडेंस की ज़रूरत ही नहीं थी. हम 100% कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है उसके अंदर 82 लाइक 81.9% ये जितने भी हैं वो पेरेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं. तो लाइक इट इज़ 100% कॉन्फिडेंट एंड देर इज नो मार्जिन ऑफ एरर इन दैट एज लॉन्ग एज वी आर बिलीविंग दैट द पेरेंट्स आर स्पीकिंग द ट्रूथ, राइट. सो हम बेसिकली हम कॉन्फिडेंस लेवल को शेक क्यों कर रहे हैं, हम 95% पे जाके क्यों कह रहे हैं, और वहां पे जाके भी हम एक इंटरवल या एक रेंज की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम पैरामीटर के बारे में बात कर रहे हैं, हम सैंपल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी से दैट वी मेक अ कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर अ पैरामीटर एंड नॉट फॉर अ स्टैटिस्टिक. Now, like 78 to 83 is a confidence interval for the population proportion of all parents with toddlers who report they use a car seat for all travel with their toddler. So we are saying that 78 to 83
is basically a confidence interval for the population proportion, right? For sample, we are exactly sure that it is like somewhat 82% or what. But the interval is for population proportion of all parents with toddler who report they use a car seat for all travel with their toddler. So now this is just reporting interval with good context. क्या हम इसकी इंटरप्रिटेशन को कुछ बेहतर बना सकते हैं? क्या हम इसको कुछ बेहतर अंदाज में कह सकते हैं? क्या हम इसकी इंटरप्रिटेशन को मजीद फॉर्मलाइज कर सकते हैं और उसकी डायमेंशंस को क्या बेहतर अंदाज में तय कर सकते हैं? More of interpretation that conveys is an estimate based on data with confidence level. So basically हमने एक simple narration तो यहाँ पे दे दी. हमने कहा कि 78 से 83% एक कॉन्फिडेंस इंटरवल है जो कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के ऊपर है उन पेरेंट्स के जिनके टॉडलर्स हैं और वो उनके लिए कार सीट का इस्तेमाल करते हैं. तो ये उनके पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, राइट? क्या हम इसकी नरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं? सो यू सी हमारे पास यहाँ पे दो मजीद इंटरप्रिटेशंस हैं. इसी चीज़ को हम दो मजीद तरीकों से कह रहे हैं, ठीक है? पहले में हम कह रहे हैं we estimate that with 95% confidence the population proportion of parents with toddlers who report they use a car seat for all travel with their toddler is somewhere between 78 and 83.78 and 0.83, right? अब ये सब जगहों पे फिगर अनफॉर्चुनेटली गलत आ रहा है, बट आई एम जस्ट स्पीकिंग इट लाइक द वे इट इज सो दैट लाइक वी रिमेन इन द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है? सो हम यहाँ कह रहे हैं कि लाइक एक बात जो पिवोटल है वो ये है कि हम एस्टिमेट कर रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस के साथ कि पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है वो इस रेंज के अंदर है. अच्छा, और हम नीचे इसी बात को दोबारा कह रहे हैं. हम कहते हैं बेस्ड ऑन आवर सैंपल ऑफ 659 पेरेंट्स with toddlers with 95% confidence we estimate between like 78 and 83% for all such parents report they use a car seat for all travel with their toddler. अच्छा, ये दोनों बातें जो हमने कही हैं ये बुनियादी तौर पर एक ही बात कह रही हैं और यही बात हमने पिछली स्लाइड में भी कही है, ठीक है? लेकिन कॉमन बात क्या है? एक बात जो दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन है वो है एस्टिमेट, कि ये एस्टिमेट है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं है. हम जब पॉपुलेशन के बारे में बात करेंगे तो हम एस्टिमेट ही की बात करेंगे, हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर सकते. तो हम पहली स्टेटमेंट में भी एस्टिमेट कह रहे हैं, दूसरी स्टेटमेंट में भी एस्टिमेट कह रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम दूसरी बात जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हम पॉपुलेशन प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं. एस्टिमेट है तो बेसिकली पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में, ठीक है? और सेकंड स्टेटमेंट में भी हमने ये बात यहाँ पे यूज की है, ऑल सच पेरेंट्स. द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या ऑल सच पेरेंट्स बेसिकली दोनों एक ही बात कन्वे कर रहे हैं. अच्छा, तीसरी चीज जो दोनों स्टेटमेंट्स में कॉमन है दैट इज विद 95% कॉन्फिडेंस, राइट? तो हम पहली स्टेटमेंट में भी ये बात कह रहे हैं कि 95% कॉन्फिडेंस के साथ हम ये बात कह रहे हैं और दूसरी स्टेटमेंट में भी हमने यही कहा विद 95% कॉन्फिडेंस, ठीक है? अच्छा, पहली स्टेटमेंट में एक फ़र्क ये है कि यहाँ हम प्रोपोर्शन की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं. आपको पता है प्रोपोर्शन और परसेंटेज एक ही मानी कन्वे करते हैं. प्रोपोर्शन आउट ऑफ 1 होता है, परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है. आप प्रोपोर्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज बन जाती है. दैट बेसिकली इज द सेम थिंग, राइट? सो यहाँ भी आप एक लाइक परसेंटेज की बात कर सकते थे. दैट डजंट रियली मेक एनी डिफरेंस. एक एडिशनल चीज जो नीचे वाली स्टेटमेंट में है, जो ऊपर वाली स्टेटमेंट में नहीं है, वो है कि यहाँ पे हमने अपने सैंपल का साइज भी मेंशन कर दिया है, व्हिच इज गुड. इट्स गुड टू से कि हमारे सैंपल का साइज क्या था. दैट यूजुअली लाइक मेक्स इट अ लिटिल मोर मीनिंगफुल देन यूजुअल. तो हमारे पास 659 का सैंपल था. ये बात हमने ज़ाहिर है इस ऊपर वाली स्टेटमेंट में नहीं बताई. इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वाली स्टेटमेंट मीनिंगफुल नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट वी हैव एडेड अ लिटिल मोर टू दैट फ्लेवर बाय मेंशनिंग द साइज ऑफ द सैंपल एक्सप्लिसिटली एज वेल. यहाँ पे भी ज़ाहिर है ये बात नहीं थी, लेकिन यहाँ पे हम सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हमने सैंपल का साइज भी मेंशन कर दिया है. तो बुनियादी तौर पर जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा वो बुनियादी तौर पर एक एस्टिमेट होगा, एक बात. दूसरी बात, वो एस्टिमेट एक पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में होगा. वो पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर के बारे में होगा. वो प्रोपोर्शन भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो पॉपुलेशन के बारे में होगा. सो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल एक एस्टिमेट होगा. दूसरी बात, वो एक
लाइक पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में होगा, वो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इस केस में प्रोपोर्शन है। और तीसरी बात, उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी होगा, राइट? जैसे इस केस में हम 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है? सो तीन बातें जो हैं वो अहम हैं जब भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल को नरेट करते हैं। एक, वो एस्टिमेट है। दूसरा, वो एस्टिमेट किसी पॉपुलेशन के किसी पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट के बारे में है। और तीसरा, उसके साथ कोई ना कोई कॉन्फिडेंस लेवल एसोसिएटेड है, राइट, व्हिच इज 95% इन दिस केस। नाउ अब इस चीज के बारे में हम कुछ मजीद क्लैरिटी के लिए दो सवाल मजीद रेज करते हैं। एक सवाल ये है, does our confidence interval of 78 to 83 contain the sample proportion of parents with toddlers who report they use a car seat for all travel with their toddlers? The answer is obviously written below here, लेकिन इस सवाल को जरा पढ़ के खुद समझ के इसका जवाब फिगर आउट कीजिए। सो बेसिकली हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने कंस्ट्रक्ट किया है, क्या सैंपल का प्रोपोर्शन इसके अंदर लाए करता है? जाहिर है कि ये बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन ये हुई है वो बेसिकली हुई तो सैंपल की बेस के ऊपर है, और जो सैंपल का प्रोपोर्शन है वो एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ दिस है, राइट? सो बेसिकली हमने किया ही ये है कि सैंपल का प्रोपोर्शन लेके एक मार्जिन ऑफ एरर को उसके अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है, राइट? सो जाहिर है सैंपल का प्रोपोर्शन तो डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट राइट इन द सेंटर ऑफ दिस इंटरवल एग्जिस्ट करता है, राइट? सो दैट इज, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट दैट कि जो हमारा बेसिकली सैंपल प्रोपोर्शन है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, इनफैक्ट वो एग्जैक्टली एट द मिडल पॉइंट ऑफ दिस इज, राइट? सो 78 और 83 के कहीं मिडल में, लाइक एग्जैक्टली एट लाइक 81 और 82 और समथिंग, लेकिन जो भी उसका मिडल बनता है वहां पे वो एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, ठीक है? अच्छा, अब यही सवाल अगर हम दूसरे तरीके से पूछें, अगर यही सवाल हम दूसरे तरीके से पूछें कि does our confidence interval of ranging from like 0.78 to 0.83 contain the population proportion of parents with toddlers who report they use a car seat for all travel with their toddler? अगर हम यहाँ सिंपली सैंपल प्रोपोर्शन की जगह पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कर दें, ओके, किसी हद तक, राइट? एनीबडी एल्स? शायद या यकीनन। So like it can be a little fuzzy, but yes, we can think about it and we can reflect on it. बुनियादी तौर पे अगर हमें इस सवाल का सही जवाब देना हो तो हम शायद ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि हमें मालूम नहीं है। हमने एक बहुत अच्छा एस्टिमेट लगाने की कोशिश की है और हम 95% कॉन्फिडेंट हैं किसी चीज़ के बारे में, ये भी अभी हम तय करेंगे कि हम किस चीज़ के बारे में 95% कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हम 100% यकीन से तो ये बात नहीं कह सकते। तो अगर हमें एटॉमिकली जवाब देना हो तो हम सबसे अच्छा जवाब ये दे सकते हैं कि हमें मालूम नहीं है, राइट? सो डज आ कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ दिस कंटेन द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन? लाइक the best answer that we know is that we don't know, हमें नहीं मालूम, ठीक है? We have just tried to estimate it with some confidence level. We have tried to estimate it with some confidence level that the proportion is like somewhere here in this range, but like there is the confidence level
लाइक कैन नॉट बी लाइक 100 एनी इन एनी वे। अगर हमें 100 कहना हो तो फिर ज़्यादा हम कहें कि जनाब ये जीरो से लेके, अगर मिसाल के तौर पे लाइक जस्ट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये बात जो 95% कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, मैं ये बात 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ। अब सैंपल से ही मुझे ज़ाहिर है वैल्यू तो लेनी है, मेरे पास पॉपुलेशन का तो नहीं है, लेकिन मैं 95% नहीं, 99% नहीं, मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ कि जी वो वैल्यू इस रेंज में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि मैं 100% यकीन से ये बात कह रहा हूँ। तो आपके ख्याल में क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं 100% यकीन से साथ कुछ कह सकूँ? अब हम थ्योरेटिकली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। थ्योरेटिकली इसका मतलब क्या है? थ्योरेटिकली या आई वुड से, हाँ मैं कह सकता हूँ इस केस में थ्योरेटिकली इसका मतलब ये है कि अगर आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो इंटरवल खुला कर दें, इंटरवल बड़ा कर दें, रेंज बढ़ा दें। मिसाल के तौर पे मुझे ये मालूम है कि जो प्रोपोर्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। थ्योरेटिकली इससे कम और इससे ज़्यादा वैल्यू हो ही नहीं सकती, किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शन लें, ठीक है? वो वैल्यू 0 से लेके 1 के दरमियान ही होगी, या अगर परसेंटेज लेनी है तो 0 से लेके 100 के दरमियान होगी, राइट? किसी भी चीज़ का प्रोपोर्शन या किसी भी चीज़ का जो लाइक परसेंटेज है वो इस रेंज से बाहर तो नहीं हो सकती। एम आई राइट? सो ना इफ आई से कि मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि वो पेरेंट्स जो अपने टॉडलर्स के साथ सफ़र करते हुए कार सीट का इस्तेमाल करते हैं, मैं 100% यकीन से कह सकता हूं कि उनका इंटरवल 0 से लेके 1 के दरमियान है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है। सो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने पूरा इंटरवल जो थ्योरेटिकली पॉसिबल इंटरवल था मैंने पूरा इंटरवल ले लिया। अब जाहिर है मुझे थ्योरेटिकल लिमिट्स का चूंकि पता है कि 0 से 1 के दरमियान ही होना है, उसने कितना भी होना है, तो बुनियादी तौर पे आप जितने ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करना चाहते हैं आपको इंटरवल को उतना ही वाइड करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करने का मतलब यह है कि आप मार्जिन ऑफ एरर घटाना चाहते हैं, तो मार्जिन ऑफ एरर घटाने के लिए आपको अपनी सेफ्टी को इंप्रूव करना पड़ेगा। सेफ्टी को इंप्रूव करने के लिए आपको मार्जिन ऑफ एरर जो है उनको इंक्रीज करना पड़ेगा। मार्जिन ऑफ एरर को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि आप अपना कॉन्फिडेंस इंटरवल मजीद ब्रॉड कर रहे होंगे, राइट? सो दैट्स वाई जब हम इस केस में बात करते हैं कि क्या हम यानी एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कि ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इसी इंटरवल में एग्जिस्ट करता है, तो हमारा जो बेस्ट आंसर है वो इस केस में होगा वी डोंट नो, राइट? सो अच्छा, अब एक और बात जिसकी क्लैरिटी ज़रूरी है वो ये है कि जो हम ये कहते हैं, क्या हम यूं कह सकते हैं कि देर इज 95% चांस or probability that the population proportion is in this already computed interval of 0.78 to 0.83। क्या हम यूं कह सकते हैं कि 95% इम्कान है या 95% प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो इस कंप्यूटेड इंटरवल के अंदर लाई करता है? नाउ जो कुछ अभी हमने किया और कहा है उसकी बुनियाद पे हमें ये लग सकता है कि हम ये कहें कि हाँ हम यही कंप्यूट कर रहे हैं या यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है। इस बात का इम्कान 95% है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। ये जो इम्कान हमने बेसिकली जिसकी बात की है, जिस 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात की है, ये बुनियादी तौर पे पॉपुलेशन के पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट पे डायरेक्टली लागू नहीं होती, बल्कि उस स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर पे लागू होती है कि जो प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया उस प्रोसीजर के बारे में हम 95% कॉन्फिडेंट हैं कि वो ये इंटरवल जो है इसको मीट कर सकता है। सो इट्स अबाउट द स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, not about the parameter that we are studying. So 95% confidence level refers to our confidence in the statistical procedure that was used to make this interval, right? Not the quantity itself. इसको हम एग्जाम्पलीफाई करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे दिस इज लाइक सिमुलेटर दैट इज बेसिकली यूज फॉर दिस पर्पस। फर्ज करें कि हम किसी पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं, और पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है वो फर्ज करें हमने 0.5 रखा हुआ है, ठीक है? हम इसके अंदर से
सैंपल लेते हैं 25, सैंपल का साइज हम रखते हैं 25 और हम 100 सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्ज करें कि हमने पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन, जो ट्रू पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है वो 0.5 है किसी भी चीज़ का, कि वो ये करते हैं या नहीं करते हैं। तो ट्रू पॉपुलेशन के अंदर जो प्रोपोर्शन है फर्ज करें वो 0.5 है। हम उसमें से 25 साइज का एक सैंपल उठाते हैं और ये सैंपल हम 100 बार लेते हैं। सो वी आर रिपीटिंग द सैंपल्स, राइट। नाउ फॉर ईच सैंपल क्रिएट अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, ठीक है। सो वी जस्ट गो थ्रू अगेन व्हाट वी सेड, कि हमें समहाउ मालूम है कि ट्रू पॉपुलेशन के अंदर किसी चीज़ का प्रोपोर्शन कितना है, ठीक है। मसलन कितने लोग डेली एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट करेंगे ट्रू पॉपुलेशन के अंदर उनका प्रोपोर्शन है 50%, 0.5, ठीक है। फिर हम कहते हैं कि हम 25 लोगों का एक सैंपल लेते हैं। सो हमने सैंपल का साइज रख दिया 25, ठीक है। और ये सैंपल हमने कहा है कि हम रिपीट करेंगे, हम 100 बार लेंगे, एक बार लेंगे, दूसरी बार लेंगे, तीसरी बार लेंगे, चौथी बार लेंगे। फिर हमें हर सैंपल के लिए करना क्या है, हमने पहला सैंपल लिया, हम कहते हैं जी इसके अंदर से 95% कॉन्फिडेंस आपने इंटरवल जो है वो कैलकुलेट करना है और ये काम आपने 100 बार करना है। सो हमें ट्रू पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन मालूम है, हमने सैंपल का साइज मालूम है 25 रख लिया है, हम 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करना चाहते हैं और हम 100 बार ये काम करना चाहते हैं। यानी एक सैंपल लेंगे और ये काम करेंगे, दूसरा सैंपल लेंगे, ये काम करेंगे, तीसरा। सो वी विल बी डूइंग इट 100 टाइम्स। नाउ लेट्स सी द इम्पैक्ट ऑफ इट। सो बेसिकली इसका मतलब बेसिकली ये है कि हम एक बार ये सिमुलेशन करते हैं तो हमारे सामने नताए जाते हैं उसमें, लाइक ये देखें, मुख्तलिफ एक सैंपल का इंटरवल ये आया। फॉर एग्जांपल उस केस में हमारी जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0.15 से लेकर तकरीबन 0.55 तक के करीब यहाँ तक जा रही हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली दूसरा सैंपल है, तीसरा। अब आप हर सैंपल को अगर देखें तो मिसाल के तौर पे ये वाला सैंपल देखें, ये वाला सैंपल, ठीक है। इस सैंपल की वैल्यू लाइक तकरीबन 0.13 से शुरू होकर 0.51 के करीब तक जा रही है, ठीक है। सो आपको नज़र ये आ रहा है कि अगर आपने 100 सैंपल लिए हैं तो उन सैंपल्स के, हर सैंपल के इंटरवल्स डिफरेंट आ रहे हैं, ठीक है। पहले सैंपल का इंटरवल देखें, आखिरी सैंपल का इंटरवल देखें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन जो ट्रू पॉपुलेशन का मीन है जो कि 0.5 है, जो कि हमें पहले से मालूम है, ठीक है, इसमें से ज्यादातर सैंपल उसको मीट कर रहे हैं। जो सैंपल मीट नहीं कर रहा है वो हमने रेड लाइन से शो किया है। मिसाल के तौर पे ये सैंपल है जो उस ट्रू को इंक्लूड नहीं कर रहा, ये सैंपल नहीं कर रहा, ये वाला सैंपल भी नहीं कर रहा, और लाइक ये वाला सैंपल भी नहीं कर रहा। तो बेसिकली चार, इसमें बेसिकली 100 सैंपल हमने लिस्ट किए हैं। इन 100 सैंपल्स में से एक, दो, तीन, चार सैंपल ऐसे हैं जिनकी रेंज जो है वो ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को कवर नहीं कर रही, 96 की कर रही है, right? So now we say that 96 of these 100 generated intervals did contain the true population of 0.5 while 4 did not, right? Okay. So फर्ज करें कि हम यही काम दोबारा करते हैं, ठीक है। इस केस में हमने ये सिमुलेशन दोबारा की तो हमें पता चला कि इस केस में 5 सैंपल्स ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, 5 सैंपल्स ऐसे हैं जिनके इंटरवल से हमने कंप्यूट किए तो वो ट्रू पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है उसको मीट नहीं कर रहे थे, बाकी कर रहे थे। अब इसमें देखें कुछ ऐसे मीट कर रहे हैं कि ट्रू पॉपुलेशन बिल्कुल दरमियान में आ रही है, कुछ के बिल्कुल एज पे आ रही है और वो सारे राइट साइड पे हैं, और कुछ के बिल्कुल एज पे आ रही है वो सारे लेफ्ट साइड पे हैं। So it is again a random distribution that we see. But what we are saying is that in this case we saw that 95% of these 100 generated intervals did contain the true population proportion of 0.5 while 5 did not. So हम ये जब कहते हैं with a 95% confidence level, we would expect in the long run about 95% of the intervals to contain the true population. This is this is just to put the concept under the hood. ये है वो आखिरी कॉन्सेप्ट जो पाइवटल कॉन्सेप्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंटरप्रेट करने के लिए। इसको ज़रा पढ़िए ट्वाइस और थ्राइस एंड देन try to talk to me about it, that what do you get out of it.
इन दी लॉन्ग रन। इसका मतलब बेसिकली क्या है, देखिए यही बात हमने जब सैंपल के बारे में बात कर रहे थे और पॉपुलेशन के, अगर हम सैम्पलिंग वेरिएंस की बात कर रहे थे कि अगर हम कंटिन्यूसली सैंपल्स रिपीट करते रहें तो वो पॉपुलेशन के एक्चुअल मीन को और वेरिएंस को अप्रोच करने लगेंगे, राइट, बट वी एक्चुअली कैन नॉट डू दैट। यहाँ भी हम यही कह रहे हैं कि अगर हम बेसिकली कॉन्फिडेंस लेवल्स मल्टीपल सैंपल्स के ऊपर कंप्यूट करते रहें तो इन दी लॉन्ग रन वो इस स्टेटिस्टिक्स को मैच कर रहे होंगे। इसका मतलब बेसिकली क्या है, फर्ज करें मैं 95% की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम मेरे 95 इंटरवल ऐसे होने चाहिए जिस जो ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर को इंक्लूड कर रहे हो। ज्यादा से ज्यादा 5 ऐसे होंगे जो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। कम से कम 95 ऐसे होंगे जो इंक्लूड कर रहे होंगे, यानी 95 या 95 से ज्यादा होने चाहिए जो इसको इंक्लूड कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, फर्ज करें मैं यहाँ पहला सैंपल लेता हूँ और वो इसको इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। मैं दूसरा लेता हूँ वो इसको इंक्लूड नहीं कर रहा, मैं तीसरा लेता हूँ तो मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा। अब 3 सैंपल की बेसिस के ऊपर अगर मैं अपना फिगर निकालूं तो वो निकलेगा कि जनाब सिर्फ 33% इंटरवल्स ऐसे हैं जो इंक्लूड कर रहे हैं, 66% नहीं कर रहे। सो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है 95%, वो तो लाइक इन अ वे गलत साबित हुआ। लेकिन बुनियादी तौर पे हमारा क्लेम ये था ही नहीं कि जनाब 1 2 या 3 से, हमने ये कहा है कि जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे तो वो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा बेहतर मीट करने लगेगा। यानी अगर हम 50 60 100 या 200 के करीब चले जाएंगे तो इस बात का इम्कान ये इसके इस फिगर को मीट कर गया है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। शुरू में it might like prove wrong and we might feel that no, it is not like really something that we can say with 95% confidence. So we say that with 95% confidence level we would expect in the long run, only in the long run, right? It might just prove to be true for like a few samples only, but we are not like hard bound to that. We are saying in the long run that about 95% of the intervals will contain the true population parameter, whatever that is. अब यहाँ पे बेसिकली हम ये जानते हैं कि अगर हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इंटरवल्स वाइड करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे 95% पे हमारा मल्टीप्लायर जो है वो 1.96 है। अगर हम 98% कॉन्फिडेंस के साथ कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो हमारा इंटरवल ज़ाहिर है बड़ा हो जाएगा, हमारा मल्टीप्लायर बढ़ जाएगा। 99% के साथ हमारा मल्टीप्लायर मज़ीद बढ़ जाएगा। अगर हम 90% के साथ कहना चाहते हैं तो हमारा मल्टीप्लायर छोटा होगा, राइट। सो सिंपली मोर कॉन्फिडेंट, larger multiplier and wider interval. Does it make sense now? सो मिसाल के तौर पे किसी पर्टिकुलर सिमुलेशन के केस में हमारा जो 90% इंटरवल है उसको अगर आप देखें तो ये इंटरवल छोटा है, right? Because we are less confident, so fair enough, we can tolerate more errors, so we can have smaller interval. But if we want to be like more confident, 99%, we have to be like wider in terms of estimate. We cannot tolerate error, that means. So our interval will, and as I said, if you want to be 100% confident, then the interval will be starting here and ending here, 0 to 1. The whole range will be included in that. Then we can say it with 100% confidence, right? सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने यही चीज़ अब नरेट की है कि अगर हम कास्ट सीट के एग्जांपल के केस में हम 95% कॉन्फिडेंस लें तो हमारा जो एस्टिमेट के अंदर जो एरर की टर्म बनेगी वो 0.0229 बनेगी। और अगर हम 95% लें तो ये टर्म बड़ी हो जाएगी 0.0273, और 99% लें तो ये टर्म और बड़ी हो जाएगी 0.0358। सो इंटरवल अकॉर्डिंगली खुले होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, राइट। अगेन सिंस दिस फिगर इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ 0.81 समथिंग, सो सिमिलरली ये वैल्यूज़ भी तब्दील आएंगी इनके केस में, आप प्लस माइनस करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। So we know how to interpret the confidence intervals and we understand what that confidence level really means, and we have options for the desired confidence levels as well. We can like increase on that and decrease on that. हम 95% से आगे भी जा सकते हैं, 95% से पीछे भी आ सकते हैं, as we feel appropriate about something. ठीक है जी। Okay, if do we have any questions?
आई गेस नहीं. Okay, so I hope the voice remained a little stable now. uh, who will take the attendance? Somebody has to take the attendance. Okay, I designate two people here now. Ahmed, Raza, आप बॉयज़ की अटेंडेंस ले लें और सबा आप गर्ल्स की अटेंडेंस ले लें. Just note down the names so that you can distribute, and like just note them down, and when you are like done noting, let me know, then I will end the meeting, right? लास्ट टाइम हमारे पास दो प्रॉक्सीज थी. एक अब्दुल रहमान थे. अब्दुल रहमान आज की मीटिंग में है? अब्दुल रहमान,